अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, 2 साल की तवील खूनी जंग के बाद जिसमें इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई और मुतअद्दिद वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, बिलाखिर हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के तहत 20 इजरायली कैदियों को तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किया जाएगा और साथ ही ये तय पाया है कि गाज़ा में इंसानी इमदाद के काफ़िले दाखिल होंगे ताकि वो 2 साल की मुसलसल तबाही जो कि इजराइल ने वहाँ मचाई उसके बाद वहाँ के शहरियों को खुराक दे सकें, अद्वियात पहुँचा सकें और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। गाज़ा और इजराइल दोनों जानिब लोगों में खुशी और इत्मीनान की एक लहर दौड़ी है। कई मकामात पर जश्न मनाने के मनाजिर भी देखे और दुनिया भर में उम्मीद की किरण जागी कि शायद अब ये खून रेज़ जंग इख्तिताम को पहुँचेगी। अमरीकी सदर ने इस मुआहदे को दायमी अमन की पहली मंजिल करार दे दिया है। उनका ये कहना है कि अगले मरहले में हमास के गैर मुसल्लह होने और फिर इजरायली अफवाज के जुज़वी इनखला का अमल भी शुरू किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक पायदार अमन का आगाज़ है, क्योंकि अब जबकि जंगबंदी का ऐलान हो चुका है तो फिर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल क्या वाकई इस अमन माहदे को संजीदगी से कायम रखना चाहते भी हैं या नहीं। और ये सवाल क्यों उठ रहा है नाज़रीन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ अब भी तशवीशनाक हैं। किसी हद तक बमबारी मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है। गाज़ा के कई इलाके अब भी मलबे का ढेर बने हुए हैं और हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी अपने बर्बाद घरों को लौटते दिखाई दे रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं उनकी जानिब से, मगर उसमें उनको मुश्किलात हैं। अमेरिका ने 200 एहलकारों पर मुश्तमिल एक इस्तेहकामी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया इस मुआहदे के तहत, जो कि गाज़ा में इमदादी कार्रवाइयों के इंतजाम में किरदार अदा करेगी। मगर फिर ज़ाहिर है जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये इक़दाम अमन कायम करने के लिए है या फिर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए है। अरब ममालिक की बात करें तो अरब ममालिक का इस हवाले से कहना है कि ये मुआहदा बिलाखिर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करेगा। मगर इजरायली वज़ीर आज़म वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को कभी तस्लीम ही नहीं करेंगे। फिर एक और मसला ये कि हमास का मौक़िफ़ है कि वो गाज़ा की हुकूमत सिर्फ एक टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले करेगी जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फिर मुस्लिम ममालिक की निगरानी में काम करे, लेकिन किसी भी गैर मुल्की या मगरबी निगरानी को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कितना वाक़िबल होगा? यानी बज़ाहिर अमन के नाम पर तय पाया ये मुआहदा अपने अंदर कई तज़ादात और ख़तरात छुपाए हुए है। तो इसी को आज ज़रा हम डायसेक्ट करेंगे और डायग्नोसिस करेंगे कि इस मसले को जो हल करने की कोशिशें की जा रही थी क्या मुकम्मल तौर पर यह हल हो चुका है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमू साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, एज ऑफ नाउ जो मुआहदा हमारे सामने है उसके तहत आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आपका क्या एनालिसिस है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, लॉन्जेविटी के हवाले से? देखिए रामीन, अगर तो ये वाकई अमन का कोई मंसूबा होता, ये मुआहिदा कोई अमन का होता और गजा में और मगरबी किनारे में और फलस्तीन के उस पूरे इलाके में अगर तो वाकई अमन आ रहा होता तो वो वेनेजुएला की खातून को ना मिलता ये अमन का प्राइज, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलता। अच्छा। पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हुआ है, देखिए ये जंग बंदी जो है ना, ये हमास और इसका ये मसला जो है, ये एक छोटा सा पार्ट है। 21 पॉइंट है, ये छोटा सा पार्ट है और उस पार्ट में कई किस्म की चीजें जो है ना वो मिसिंग है। आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये तो प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, एंटी फलस्तीन है। उसमें एक दो चीजें देख लेते हैं जिससे आपने सवाल किया है जी। अगर आप 2023 से, जो कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 2 साल देखते हैं जी, तो देखिएगा कि इजराइल का बुनियादी जो है ना वो क्या था, मसला क्या था, वो क्या चाहता था। वो यरगमाली यरगमाली यरगमाली, अब ये यरगमाली तो रिहा हो रहे हैं, उधर से कैदी भी रिहा हो रहे हैं। अमन किधर है, फलस्तीन किधर है, वो 2 रियासती हल किधर है? तो इसको अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये यूं समझिए जब जंग होती है ना तो जो एग्रेसिव होता है उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए होता है, उसने थोड़ी देर रुक के जो है सांस लेना होता है, उसके फौजियों ने थोड़ी नींद पूरी करनी होती है, वो कोई असले का मसला होता है। तो ये सारे का सारा वही है जो कि पहले हम देखते रहे कि इजराइल जो है ना वो उसने जंग बंदी कर दी है, बीच में वॉशिंगटन आ गया, अमेरिका ने आके जंग बंदी करा दी है और बाकायदा तौर पे लिखा गया है और ये भी लिखा गया है कि ये इजराइल की मर्जी है कि वो जब चाहे
जंग में वापस आ सकता है। अब इसमें तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या यानी गारंटी दे सकते हैं कि कल को अगर कोई हिजबुल्लाह लबनान से आ जाता है या कोई हुती इधर से हमला कर देते हैं, या हमास की तरफ से ही वो जो 5,000 फायर हुए थे मिसाइल, कोई एक आध मिसाइल फायर हो जाता है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो ये सारा फसाद लगता है, मुझे लगता है कि इसको जो है वो गोल किया जा रहा है और असल मकसद वहीं पे है और उसकी तरफ पूरी शद्दोमत के साथ हो रहा है, और वो ये कि सारे इलाके जो हैं ग्रेटर इजराइल। अच्छा, एक दो बातें इसमें जल्दी से कर लेते हैं, फिर आप यानी बाकी पैनल के लोग मौजूद हैं। जी जी। पहला पॉइंट, वो जो मुस्लिम ममालिक साथ थे जिन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया, उनके पास इस वक्त 3 ऑप्शंस हैं। या तो अपने ड्राफ्ट के साथ स्टिक करें कि जी हमने जो ड्राफ्ट दिया था, क्योंकि बड़ी समझदारी के साथ जो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ था, बड़ी समझदारी के साथ उसको प्रो इजराइल प्रो अमेरिका कर दिया गया जी जी। और उसी का कहा गया कि असल में जो है ना वो कागज ये है। तो मुसलमानों के पास और बाकी दुनिया के पास चॉइस ये है कि वो मुसलमान ममालिक कहें जी ये हमारी चॉइस है, जो हमने दिया था कागज वो तो ये है ही नहीं, लिहाजा वो उसको रिजेक्ट कर दें। दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जो नया आया है कागज उसको कि ठीक है जी आप कर लेंगे वो। तीसरी ऑप्शन ये है कि विकेट के दोनों तरफ खेलें, अपनी बात भी करें और इधर से भी मान ले। और जो मुझे नजर आ रहा है, मैं पूरा जो इसको देखता हूँ हिसाब किताब को, तो मुझे नजर आ रहा है कि मुसलमान ममालिक जो है जो कि उस वक्त शामिल थे, वो 8 ममालिक, वो विकेट के दोनों तरफ इस वक्त खेल रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि फलस्तीन कहीं नहीं है, अमन कहीं नहीं है। गजा बैंक में कंस्ट्रक्शन, वो जो आपका मगरबी किनारा है उसमें कंस्ट्रक्शन जारी है, और इजराइल ने मनवा लिया है बाय हुक और क्रुक जो वो चाहता था। लेकिन इसमें हमास जो है वो एट अ लॉस है, उसको ये भी नहीं पता, ये आखिरी बात कर रहा हूं, हमास को ये बिल्कुल नहीं पता कि इसके बाद होगा क्या। बाकी के जो 20-21 पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि इस पूरे इलाके को, गजा के इलाके को, हमास इसमें कहीं नजर ना आए, और अगर वो नजर आया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो सूरत हाल। अच्छा, आपने नजमुल साकिब साहब इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की कि अग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस नजर आए। ज़ाहिर है कि ड्राफ्ट वो नहीं है जो जिस पे हमने अग्री किया था, पाकिस्तान ने भी ये बात बोली, मगर जब हमास ने ही अग्रीमेंट साइन कर लिया तो फिर क्या कुछ रह जाता है मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शन? देखिए, हमास ने जो किया है ना, वो देख लीजिएगा कि जो उनके स्पोक्स पर्सन की बात सामने आई थी, जब 21 पॉइंट सामने आए थे, पहले तो उन्होंने बात ही नहीं की थी, रिजेक्ट किया था। जी बिल्कुल। जब एक्सेप्ट किया था तो कंडीशनल किया था। नोट कीजिए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना था कि इस इलाके से हमास निकल जाए, इस इलाके में से इसको डीमिलिटराइज कर दिया जाए। तो 2-3 चीजें उन्होंने नहीं मानी थी। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वो जो निगोशिएटिंग होती है ना पोजीशन, उस पे ऑलरेडी कंप्रोमाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़फ़र डाली साहब, 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगी, तो आप बताइएगा कि क्या आप उससे अग्री कर रहे हैं अबाउट दिस गाज़ा पीस प्लान। एक तो अमरीकी सदर की स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि जी ये दायमी अमन की पहली मंजिल है, यानी परमानेंट पीस इसमें कहीं नज़र आ रहा है। फिर अरब ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहदा है वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करेगा। डू यू अग्री विद दीज स्टेटमेंट्स? क्या वाकई ये मुआहदा ऐसा है जो ये दोनों मकासद हासिल कर ले? मेरे ख्याल में कि बिल्कुल नहीं, मैं एग्री करता। दूसरी बात ये है कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, ये जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट का मतलब है ये जो एक कागज का टुकड़ा है, दोनों ने साइन किया है और सबने पढ़ के साइन किया है, और वो कह रहे हैं ये है। नहीं, इट्स नॉट एन एग्रीमेंट। एक तो देयर इज नो कौन सा अग्रीमेंट, देयर आर 2 अग्रीमेंट। नंबर 1 ऑलरेडी साकिब ने कुछ एक्सप्लेन किया है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि सीज फायर भी नहीं हुआ। आज 1 या 7 लोग मारे गए। जब सीज फायर नहीं हुआ है तो द वॉर इज स्टिल ऑन। आर्म्स जो हैं, दोनों के पास आर्म्स हैं, दोनों और रहेंगे। इसलिए अगर इजराइल के पास हथियार है तो हमास ने कहा हमने तो नहीं गिव अप करना है, तो उनके पास भी हथियार है। विड्रॉल जो हो रहा है ये तो एट बेस्ट एक पार्शियल विड्रॉल है। देखिए, ये कोई भी नहीं समझता कि ये अग्रीमेंट
पे अमल होगा या हो सकता है या अगर भी हो जाए ये अमन आएगा। ये अग्रीमेंट है एक हॉस्टेज एक्सचेंज का। ये अग्रीमेंट है हॉस्टेज एक्सचेंज एंड नथिंग एल्स। इस जंग को पॉज किया गया जैसे सिंदूर को पॉज किया गया है। इस जंग फिर शुरू होगा और मैं आपको बताता हूँ क्यों होना ही है। इसलिए कि एथनिक क्लींजिंग जो इन्होंने कोशिश किया था दैट हैज फेल्ड। ये जो लोग वापस आ रहे हैं ये किधर जा रहे हैं? दे आर गोइंग बैक टू नॉर्दर्न गाजा एग्जैक्टली वेयर दे डिड बिफोर, जो बच गए। इसका मतलब ये है कि उधर से जाके वो उधर बसेंगे, उधर से निकलेंगे नहीं। अगर इजराइल तो चाहता है ये एनेक्स हो, इजराइल क्या मैं कहता हूँ कि अमेरिका इजराइल का कॉन्सेप्ट है कि इसको एनेक्स करे। एनेक्स नहीं हो सकता, वो रहेंगे। एनेक्स प्रीसपोजेस एथनिक क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग हैज फेल्ड। तो माफ करिए, लगता ऐसा है कि ये बिल्कुल इट्स अ यूजलेस एग्रीमेंट एंड द एम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और Israel has always been ethnic cleansing and followed by annexing, और वो होगा। और वेस्ट बैंक में अभी भी आज ही सेटलर्स जो हैं वो जो रह रहे हैं उधर उनको मार के निकाला है। देखिए, जब ये चीन ने कहा नहीं, चीन ने जो किया कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से निकाल दिया, इसलिए उधर है ही नहीं इजराइल। वर्ल्ड मैप ऑफ इजराइल चाइना में डज नॉट हैव इजराइल। इसलिए, और सही कहा होगा, कहता है तो इस मुल्क के तो बॉर्डर्स वी डोंट नो वेयर इट एंडिंग। किधर है इसके बॉर्डर्स, किधर खत्म होते हैं? और वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद एक और बॉर्डर आने वाला है, वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का। ये फ्यूचर है दिस इज नथिंग, दिस इज अ हॉस्टेज एक्सचेंज एग्रीमेंट विच सूट्स इजराइल। और इसके बाद आप देखेंगे द वॉर विल रिज्यूम। ये जो पॉज है ये मोदी ने इससे लिया है या ये मोदी से लिया है, ये दोनों का यही है कि जंग जो है इस वक्त इजराइल इज पॉज एग्जैक्टली लाइक इट इज इन सिंदूर इन कश्मीर। राइट। अच्छा मीर साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है इस मुआहदे के बाद ना, वेस्टर्न मीडिया में भी, फिर अरब ममालिक की भी स्टेटमेंट इस तरह की कि जैसे ये मसला सारा हल हो गया। इज़ दैट रियली द केस? और दूसरा ये कि जो थ्रेट की बात हो रही है कि वो लोग वापस जा रहे हैं, इजरायली थ्रेट, उनकी बमबारी की थ्रेट बरकरार रहना क्या अभी भी हो रही है? वो जब तक है तो अमन मुआहदे के अंदर क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि प्रिवेंशन की बात की जा रही है कि जी अब किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है? देखें रमीन, मीर साहब, ये सीज फायर नहीं है, ये प्लीज फायर है, और दैट्स व्हाट इट इज। जंग जारी है, ये एक टेम्परेरी आपके सामने एक रिस्पाइट मिला है, ये जंग दोबारा शुरू होगी। हालांकि जो नुकात है उसमें कहा गया है कि अगर हमास अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो इजराइल, उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आप नहीं करेंगे जी। चलो, कहने पे तो बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये जो 200 लोग आपने खड़े किए हैं वहाँ मल्टीनेशनल फोर्स जो कि ओवरसी करेगी, तो ये 7 आदमी कैसे मर गए मुझे जरा बता दें। ठीक बात है। ये इसकी वजह क्या है? दैट मींस इट्स अ फेलियर। ये सब एक टोपी ड्रामा है, और ये जो टोपी ड्रामा है मैं समझता हूँ ये बड़ा गहरा है। ये सब टाइम की बात होती है। आज हम फ़लस्तीन के बड़े हमायती हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि हम उसी किश्ती के अंदर हैं जो कश्मीर की भी किश्ती है और फ़लस्तीन की भी किश्ती है। लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल सर्वाइवल है ये कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये यहाँ जो इस वक्त जो आप जो एक लल, मैं कहूँगा लल बिफोर द स्टॉर्म, ये स्टॉर्म अभी आना है। ये आपका क्या ख्याल है कि अभी सीजफायर हो गया है, 600 गाड़ियां अंदर आपकी चली गई हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि हर चीज क्वाइट हो जाएगी? बिल्कुल क्वाइट नहीं होगी। ये सारी गेम ये PR स्टंट था। किसका स्टंट था? ये
इसका डोनाल्ड ट्रंप का स्टंट था कि बड़ा, इसमें भी बात होगी आगे कि नोबेल नाम की, मैं तफसीलन से करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल जो नजम साकिब साहब ने बात की है और हिलाली साहब ने बात की है, दे एब्सोल्युटली राइट। आप इसको कान को लेफ्ट से पकड़ लें, राइट से पकड़ लें, मरोड़ लें, कहीं से भी आप कर लें, लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं है, नताइज कोई नहीं निकल रहे। आप सिर्फ टांका पट्टी लगा रहे हैं टेम्परेरीली, और आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। आपके मिडिल ईस्ट का आपने देख लिया, जितने भी आपके मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वो अमेरिकन पॉलिसीज को टो कर रहे हैं। क्यों? उनके एसेट्स वहां है, उनका पैसा उधर लगा हुआ है वेस्ट के अंदर। और आपको पता है कि अगर आप वेस्ट के खिलाफ जाएंगे तो जिस तरह 79 में शाह ऑफ ईरान का एसेट्स इन्होंने ब्रिटेन में भी सीज कर लिए थे, अमेरिका में भी सीज कर लिए थे, तो ये वही होगा। तो अब ये जो चीज है इस वक्त, जो आपका जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वो देख रहा है क्या, डू वी ब्रिंग इन द रूबल द येन और वी कंटिन्यू विद द डॉलर। ये भी आपकी एक वॉर चलनी है आगे। तो ये जो जंग है ये हर तरीके से इस वक्त चल रही है। और अब आपने देखा है कि इस वक्त चाइना के ऊपर कितना सख्त आ रहे हैं। उन्होंने, ट्रंप ने कह दिया मैं 100% टैरिफ ऊपर लगा दूंगा। अब ये आपके एक टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। तो ये बड़ी, ये गाजा तो एक बेचारा नीचे पॉन है, इस पॉन के अंदर कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम कश्मीर को कहते हैं, कश्मीर में तो यार ऑन रेगुलर बेसिस लोग मारे जाते हैं। हम कश्मीर की तो बात बहुत कम करते हैं, बदकिस्मती से बहुत ज्यादा कम करते हैं। इन कंपैरिजन हम फलस्तीन की करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम क्यों, जो हमारे घर के अंदर जो प्रॉब्लम है, हम दूसरों के चाचे बन जाते हैं, दूसरों के मामे बन जाते हैं, लेकिन अपने घर में जो हमारे साथ होता है हम उसकी बात ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते यार? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या हम दूसरों के वो कॉज करें? बिल्कुल हम करेंगे, बट अपने घर को भी तो देख लो यार थोड़ा सा। मैं तो हमेशा इस डिस्कशन को, कोई भी सवाल मुझसे करेगा, कोई भी एनालिसिस करेगा, मैं तो सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा। भाई मेरे घर का देखो, तो मेरे घर को तो कोई देखता नहीं है, मैं उधर का चाचा बन रहा हूँ, उधर का मामा बन रहा हूँ। ये क्या हम बातें करते हैं यार? सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, ये जो आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं ये टेम्पररी मनाजिर हैं, ये परमानेंट नहीं है। साल 2 साल उसके बाद आपने देखा उसके चीफ ने कल एक बड़ी जबरदस्त स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया कि हम पहले कहा हम बिल्कुल नहीं, हम हमास बिल्कुल साइड हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत में आए। पीएलओ और हमास इकट्ठे मिलके चलाएं। अब ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं? आपके सामने ट्रंप ने और जो मीडिएटर्स हैं, दुनिया ने कहा है कि नहीं जी हमास आउट। हमास कौन है? हमास पैलेस्टाइन है। अब आप उसको निकालेंगे, किसको लेके आएंगे? मुझे बता दें। तो इनके अंदर भी एक यूनिटी आनी चाहिए। और बड़ी अच्छी, मैंने भी पहले भी बात की है प्रोग्राम से कि गोल्डा मायर का एक वो आया हुआ एक सोशल मीडिया पे, जरूर उसको देखें। अच्छा। जरूर उसको देखें। उसने कहा कि भाई अगर 67 की वॉर ना होती तो गोलान हाइट्स भी सीरिया के पास होती, और जो जेरूसलम है जो आधा एनेक्स कर लिया है वो भी जॉर्डन के पास होता, इजिप्ट के पास जो होता वो गाजा इजिप्ट के पास होता। तो कहते हैं आप किस पैलेस्टाइन की बात करते हैं? ये तो खुद एनेक्सेशन पे लगे हुए थे 67 से पहले। पैलेस्टाइन कहाँ था वहाँ? तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें बहुत प्लेयर्स हैं। लेकिन इस वक्त जो प्लेयर आपका नजर आ रहा है, जो कि डोमिनेंट प्लेयर है, वो इजराइल है। क्योंकि वो एक प्रॉक्सी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये जो प्रॉक्सी है ये गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम हो रही है। आप इस गेम को देखेंगे, इस गेम का एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। ये इस बात पे तो सब मुत्तफ़िक़ हो गए हमारे एनालिस्ट नाज़रीन के, ये एक टेम्परेरी रिलीफ है और एक स्टंट भी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि बात हो रही थी। लेकिन अकबिल क्या है गज़ा का, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर आएगा, जो गाज़न्स हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, इस पर ओवरऑल बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सीज़ फायर हो चुका है, मगर जो उसके बाद के मराहिल हैं जो कि ज़ाहिर रिलीफ लेकर आना चाहिए जिनको गाज़न्स के लिए, और फिर वही बात के आगे आने वाले दिनों में गाज़ा के अंदर किस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इस हवाले से हम वादे में क्या कुछ है।
हिलाली साहब, टेम्परेरी रिलीफ पर तो सबका इत्तेफाक हो गया, बट जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनको व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू? यानी वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, उनकी इकोनॉमी कैसे बहाल होगी, उनका जो सोशल सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा? क्या ये सारे जवाबात हमें मिलते हैं? कोई नहीं मिलता है जी, कुछ जवाबात नहीं मिलते हैं। मुझे बताएं कि विद द सिचुएशन एज इट इज़, और जब सब लोग कह रहे हैं कि ये द वॉर विल रिज्यूम, और गाजा और ये लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अभी इधर बनाना क्या है इस रबल में कि जब 1-2 साल के बाद फिर वापस जाना पड़े। तो आई थिंक कि एक होपलेसनेस, ये इजराइल की कोशिश है कि एक होपलेसनेस आ जाएगी और लोग कहेंगे चलो ये अब कुछ बच नहीं सकता है। देखिए, फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया गाजा एंड द वेस्ट बैंक 30-40% को पहले निकाल दिया था उन्होंने। अब जो बाकी रह गए हैं ये कब तक बर्दाश्त ऐसे करेंगे? इनका होप होगा कि 30-40 अभी भी निकल जाएंगे, तो फिर वो 30-40 जब रह जाएगा उसको वो भगा देंगे किसी तरीके से। एथनिक क्लेंजिंग इज अ मस्ट। इधर कोई, अगर इधर पीस गारंटीड नहीं हो, आप खुद ही सोचे कौन से कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जब तक अमेरिका खुद डज नॉट अंडरटेक द टास्क थ्रू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जब तक खुद अमेरिका नहीं आके कहता है हाँ ठीक है हम लोन्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पीस होगा, अब आप आए इन्वेस्ट करें ये और वो। और इन्वेस्ट क्या करना है भाई? लोगों की प्रॉपर्टीज हैव बीन ब्रोकन, खत्म हो गए हैं, दे हैव टू बी रिस्टोर्ड। पहले तो उनको वापस करो जो उनसे आपने खत्म किया। इट इज यस, इट इज कॉम्पनसेशन भी अगर उनको आप देंगे, आप एक कंडीशन पे देंगे कि यू गेट आउट ऑफ गाजा। देखिए, माफ करिए, इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट इन लोगों के साथ, आई मीन देयर आर 2 कंट्रीज इस एक्सटेंट में they've gone, one has committed genocide, the other has funded it and prompted it and supported it diplomatically, militarily and politically. तो अब आप मुझे बताएं, what is the lesson that emerges? कोई नहीं है इनको निकालने के लिए। There is no country threatening the United States over Gaza. There is nothing. बल्कि 8 मुस्लिम मुल्क जो आप कह रहे हैं who are really concerned, ये सबको पता है भाई, देखा हुआ है, तो कैसे हो सकता है? दिस इज एनीथिंग लेस देन इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल वाला प्लान लेकर आगे चलेगा तो यही वो अरब ममालिक होंगे जिनको फिर दिक्कत होगी बाद में। तो ये अभी नहीं इनको समझ आ रही। हाँ, वो तो बाद में देखा जाएगा ना, एक जनरेशन, वो 10-15 साल के बाद, ये 10 साल के बाद शायद ये शुरू हो। हालांकि शायद अगर इसलिए कि अमेरिका की जो चौधराहट है दुनिया में वो जा रही है। 5-10 साल में it will not be a hyper power. It may be a super power, but it won't be one that controls the world like it used to. अब चीन और दूसरे मुल्क जो हैं, रूस और ये, वो आ रहे हैं और they won't tolerate this sort of thing. ये हो नहीं सकता। पता नहीं नॉर्थ कोरिया ने अभी से कहा है कि हम जो करने वाले अमेरिका के साथ आप लोग देखेंगे चौंक जाएंगे। पता नहीं क्या वो बातें कर रहा था। You see, what I'm trying to tell you is कि ये situation impossible है, और अब आप ये कह रहे हैं कि reconciliation, the only thing that can save this is reconciliation, genuine reconciliation, और वो conditions है नहीं है। एक side है जिसका life तो बदला ही नहीं है, उधर वो everything is going on, 100 miles from where everything has finished, stopped, 50 miles from where everything has stopped. और आज भी ये जो सेटलर्स निकले हैं ये मारने के लिए इनको, अरब को जो उधर कब सैकड़ों साल से रह रहा है, वो क्यों निकला है? आज क्यों निकला है भाई? आज तो उसको घर में होना था, कहना है अमन आ गया, हम इनके साथ अब दोस्ती में रहेंगे, रहना चाहिए, कोशिश करेंगे। वो तो निकल आया है कि तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। तो अब आप बताएं, what do you derive from that? और नेतन्याहू को देख लें और ट्रंप को आप देख लें जी, My God, it's blasphemy. ये तो blasphemy है कहना कि पीस आ रहा है इस मुल्क में। इन लोगों के हाथों में सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मीर साहब, यहाँ पे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बेसिक ग्रीवेंसेस हैं इस खत्ते में और इजराइल और गाज़ा के दरमियान ही अगर सिर्फ बात कर लें, उसको एड्रेस किए बगैर, उसको रिजॉल्व किए बगैर, हाउ कैन वी सी अ फ्यूचर एंड अ ब्राइट फ्यूचर फॉर गाज़न्स? ये आपको पता चल जाता है कि 48 people
जिनको आप कहते हैं हॉस्टेजेस हैं, जिसमें से 28 के करीब मर गए, वो कैप्टिविटी में मरे और 20 के रह गए। 48 people and 67,000 people, 66-77 जो लोग हैं, मुझे बताओ इनकी जानों का जवाब कौन देगा? एक मुझे बताएं। जिनके बच्चे जिंदा हैं, जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन जिंदा हैं, आपका क्या ख्याल है वो आगे जाके पीस से रहेंगे? बिल्कुल पीस से नहीं रहेंगे। जब तक कि आप एक हतमी फैसला नहीं करते कि एक पैलेस्टाइन एक मुल्क है, उसकी ये बाउंड्रीज हैं और उसकी एक अपनी सॉवरेनिटी है, और उसके साथ साथ ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है पैलेस्टाइन के अंदर, अब पुरानी पैलेस्टाइन के अंदर 50s की भी आप तस्वीरें देख लें, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन अब आप जाके देखें खड्डे रह गए। इसकी रिहैबिलिटेशन कौन करेगा? इसकी रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? इसको फंडिंग इसकी कौन देगा? और ये जो बच्चे हैं, इनके जो ट्रॉमा में है, ये बच्चे ट्रॉमा में, किसी का माँ या बाप या बहन या भाई या दादा चला जाता है ना, वो उससे पूछें कि क्या होता है। तो वो बच्चे जब बड़े होंगे, जब 15, 16, 17 साल के होंगे, आपका क्या ख्याल है, क्या करेंगे वो? Will they go into education or will they be armed and ready for the next onslaught against the Israelis? That is what will happen. याद रखें, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन किसने की है? इजराइल ने की है। और ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जब तक खत्म नहीं होगी, जो मर्जी आप पॉलिटिकल डिबेट कर लें, ये आपका मसला रिजॉल्व नहीं होगा। क्या मैं बार बार उसको रेफर करता हूं हमेशा कि क्या कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो गया? आपने देख लिया वहां किस तरह गोलियां चलती हैं, किस तरह और खड़े कश्मीरी भाई हमारे, वो खड़े रहेंगे, सारी उम्र खड़े रहेंगे, और ये चलता रहेगा। और पैलेस्टाइन का जो इशू है इस वक्त, क्योंकि ये सर कोई भी कोर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जब आते हैं, बीच में सालिसी करते हैं, तो वो कोर इशू को नहीं एड्रेस करते, बस वो ऊपर से सीज फायर करवाया और उसके बाद वो चले गए। बिल्कुल रामी, ये देखो ना, यही तो पॉइंट है सारा। ये वो कहते हैं ना, वो टांका पट्टी लगा के उसके साथ इनके जो जिसकी हम बात कर रहे हैं एलाइज की, अपार्ट फ्रॉम टर्की, मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दो कि जो खुल के पाकिस्तान की और कश्मीर की बात करता है। और अभी आज मुझे बता दो कि हम जब प्रॉब्लम में आते हैं, हमारे लिए तो कोई बात नहीं करता भाई। हम तो सबको कहते हैं ब्रदर ब्रदर ब्रदर। केड़े ब्रदर भाई? हमारे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, हमारी जानें चली जाती हैं, आवाज कोई आती नहीं, टोकन सर्विस हो जाती है, लिप सर्विस होती है। पैलेस्टाइन के अंदर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें। ये और कश्मीर के, मैं आपको बार बार दुनिया को बता रहा हूं, सबसे लंबी पुरानी ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगी, आपका अमन का नाम बिल्कुल ना लें, अमन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो बेसिकली आप प्लीज, ये जो अब आपने रामीन सवाल किया है ना, इस सवाल पे लोगों को गौर करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? बंदा आ रहा है, टोपी ड्रामा तस्वीर खिंचवा के, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कभी यूनाइटेड नेशंस में चले जाते हैं, कभी जिनीवा चले जाते हैं और कहते हैं हम कश्मीर पैलेस्टाइन का मसला हल करेंगे। ये सब टोपी ड्रामा है। We've got to be firm in this and resolve it once for all। और इसका फायदा किसका है? पूरी दुनिया को फायदा है। पूरी दुनिया को फायदा है। ठीक बात है। नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है इस बारे में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कोर इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर क्या फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है? ऐसे बढ़ा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में तो बढ़ेंगे हम। देखिए, अब जब ये आप कहते हैं ना कि जी कश्मीर का मसला या फलस्तीन का मसला या यूक्रेन की वॉर, ये सारा कुछ खत्म हो जाए, खासतौर पे जो कि एलिंग किस्म के है ना आपके मसाइल, जिस तरह कश्मीरी मकबूजा कश्मीर का मसला है या फलस्तीन का मसला है, उसमें एक सोचने की बात यह है कि कल को अगर फलस्तीन का मसला हल हो गया, अमन आ गया, तो असला बेचने वाली कंपनियां क्या करेंगी? क्या दिवालिया हो जाएंगी? सही बात है। हम तो ये मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कौन है जिसको रोके। मेरा उसमें ऐड नहीं किए, रोकना चाहता भी है कि नहीं। जब दो मुल्कों में या किसी इलाके में जंग होती है, तो जो असला बेचने वाली कंपनियां हैं, उनके चेहरे हिल उठते हैं। अभी भी ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इजराइल ने जब हमला किया पहली दफा, ये 2 साल यानी पहले जब पूरा फुल फ्लैज हमला किया था, उसकी बाकायदा तौर पे फुटेज दिखाई गई। और बदकिस्मती से उन मुल्कों ने जो कि मिडिल ईस्ट के मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने भी फुटेज देखी
उन्होंने देखा कि हज़रतार के आखिरी तय तक ये बम के असरात गए हैं, तो ये खरीद लेते हैं, हमें काम आएंगे। वेलकम बैक जी। नोबेल अमन इनाम 2025 का ऐलान हुआ और इस साल ये एजाज़ मिला वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचारो के हिस्से में आया, जो कि आमिराना निज़ाम के ख़िलाफ़ अवामी जद्दोजहद और जमहूरी हुकूक़ के लिए काम कर रही थी। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचारो ने वेनेजुएला में जमहूरी इक़दार फिर इंसानी हुकूक़ के लिए बहुत काम किया, आज़ादाना इंतखाबात के लिए जिस साबित कदमी और हौसले का मुज़ाहरा किया है वो जदीद दौर में अमन पसंद मुज़ाहमत की एक आला तरीन मिसाल है। उन्होंने अपोजिशन की मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों को मुत्तहद किया, अपनी जान को ख़तरे में डाल कर अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की और जमहूरियत की बहाली के लिए काम किया। अब ये सारी उनकी जो काविशें हैं वो ज़ाहिर हक़दार ठहराती हैं उनको, लेकिन इस साल का जो नोबेल पीस इनाम था उसमें दिलचस्प बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसके दावेदार बने हुए थे और सवालात उठ रहे थे कि क्या वो नोबेल अमन इनाम के मुस्तहक़ है भी या नहीं, क्योंकि उनका अपना ही कहना था कि उन्होंने दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए इक़दाम किए हैं, जिनमें गाज़ा में जंगबंदी और दीगर तनाज़ात में सालिसी शामिल है। 8 जंगें उन्होंने रुकवाई, ज़ाहिर है वो ये दावा करते हैं। पाकिस्तान ने भी उन्हें पाक भारत सीज़ फायर में सालसी का किरदार अदा करने पर नामज़द किया था एज़ नोबेल लॉरिएट, लेकिन नोबेल कमेटी ने ये वाज़ेह किया कि ये नाम उसी शख्स या इदारे को दिया जाता है जो बैनुल-अक़वामी भाईचारे की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, इंसानी हुकूक़ की बात करता है और पायदार अमन के लिए हकीकी और देरपा किरदार अदा करे, ना कि महज सियासी और ज़ाती दावों के लिए। तो मीर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 8 जंगें रुकवाई ट्रंप साहब ने, लेकिन फिर भी उनका आलमी इमेज ऐसा क्यों है कि वो एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, वो सियासी तकसीम पैदा कर रहे हैं दुनिया में? आपने जिनकी बात की है मारिया कोरिना मचाडो, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंप ने इनको बहुत सपोर्ट किया जी, बहुत सपोर्ट किया जी, उन्होंने डेडिकेट भी कर दिया बल्कि अपना नोबेल इनाम को कि आप डेमोक्रेसी के लिए आए और ये जो भी आपने करना करें। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि ट्रंप की जब सवाल उठता है क्यों, मैं समझता हूं कि उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश की है कि मुझे अवार्ड मिले और उसने कैंपेन की है, वो लॉबिंग करते रहे बाहर, लोगों को बताते रहे कि भाई मेरे तुम ये करो। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो नॉर्वे को उन्होंने थ्रेटन भी किया टेररिस्ट के साथ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके सामने ये कर देंगे, ये कर देंगे। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनली देखते हैं, देखो आपको एक आंख से जी व्हाट एन आयरनी, मैंने कहा कि वो पीस की बात करें लेकिन साथ थ्रेट भी कर रहे हैं जी। उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें जब आपने पेरिस अकॉर्ड को बिल्कुल फाड़ दिया और ये विड्रॉ कर दिया वहां से, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों ने कोई बात की? फिर आपने पूरी दुनिया पे एक टैरिफ वॉर वेज कर दी। फिर आपने जो पीस है, जो मैं पहले भी बात की है, पीस को आपने एक पीआर स्टंट बना दिया है। ये जो पीआर स्टंट आपने पीआर का बनाया है, मुझे बताओ, हम जिसकी बात करते हैं क्या आपको मिला है? अब फिर आप कहते हैं कि हमने अपने आप को एक इंप्रेशन देना है कि हम पूरी कायनात के हम हैं गार्डियंस। भाई इस तरह नहीं होता, आपको मिल के रहना है, मिल के चलना है। और ये जो चीज है कि आपने जो सबसे मैं समझता हूँ, एक और जो चीज मेरे दिमाग में आती है, जब आप अपने एलाइज की इंसल्ट करते हैं तो आपका एक इंप्रेशन बन जाता है। ज़ेलेंस्की के साथ देख लें, किंग चार्ल्स के साथ आप देख लें, आप कई और लीडर्स हैं, कतर के अमीर के साथ आप देख लें, आप सऊदी अरेबिया के उनके MBS के साथ देख लें, हर एक के साथ इसने ये किया है। और ये जो चीज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो आदमी है, हम जिस तरह पहले बात करते हैं, इसने एक लेगेसी अपनी छोड़ी है, इसके पास हर चीज है, ठीक है, इसके पास हर चीज मौजूद है। और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओबामा के एक हाथ आगे जाएगा और इसको ये एक लेगेसी में इसको एक पीस प्राइज मिल जाएगा। शायद इस साल नहीं मिला, क्योंकि एक टाइम भी होता है जब आपकी असेसमेंट होती है, हर चीज होती है। आप इसकी जब मारिया की बात करते हैं, बिल्कुल क्वाइट अपना काम करती रही, कोई लॉबी नहीं है, और उसको आप देखो कि आराम से इसको एक नोबेल उसको प्राइज मिल गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस आदमी ने इवन हमारे अपने वजीर आजम को बेखैर इसने पुश किया होगा, बेटा मैं तुम्हें तेल दूंगा, पैसा दूंगा, डॉलर दूंगा, मुझे करो। इससे बाकियों को भी कहा होगा, ये बिल्कुल करते हैं, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स होती है। बट लॉन्ग रन के ऊपर याद रखो, राइट इज राइट,
रॉन्ग इज रॉन्ग और उसको नहीं मिल और नहीं मिलना चाहिए। क्यों? ये इसने तो उसकी अपनी जबान में क्या कहता है कि 8 जंगों से 7 पीस मैंने कराई हैं। और भाई करवाई हैं, जंगें करवाई भी तो तुमने है ना, तुम्हारी पॉलिसीज के साथ। तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि बिकॉज ऑफ दैट आपने पूरे दुनिया को हलचल में मचाया हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। जब आपने सवाल किया है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब डिसाइड होता है कि आपने नोबेल पीस प्राइज किसको, वरना अगर इसको मिल जाता तो आज नोबेल पीस प्राइज का एक ग्लोबल मजाक होता, एक जोक होता, क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती। ये फिर लतीफे इसके बनते। जी बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती। नजमुल साकिब साहब, आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम पीस का? सबसे पहले ये देख लीजिए कि नोबेल जो आज तक मिलते रहे हैं उसमें से तकरीबन 90 से 95% किसी भी टॉपिक में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, पीस का है, उसमें पॉलिटिक्स होती है। कोई एक आध नजीब महफूज होता है, उसको वो दे देते हैं कि चलो यार इसको भी दे देते हैं कि वो इजिप्ट का है, जरा पता लगे कि हम बहुत ज्यादा जो है ना देखभाल के कर रहे हैं। यही हाल ऑस्कर का भी है। अच्छा। अब ये कि ये नोबेल जो है, इसमें आप जो हमें बताया गया बरस से, वो आदमी नोबेल जिसका नाम था, जिसने ये रखा जी, उसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था। तो फटाफट देख लेते हैं क्या उसके बेंचमार्क पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उतरते हैं। जी प्लीज। उसने ये कहा कि जो भी बंदा ग्रेटेस्ट, उसमें यदि है ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड, कि इंसानियत की भलाई के लिए कोई कारहाय नुमाया अंजाम दिया है तो उसको दे दें आप ये वाला पीस का। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो कमेटी है नॉर्वे की, ये जो नोबेल कमेटी है, उनको कुछ नजर ही नहीं आया। उनको कुछ नजर नहीं आया, क्या किया है? अच्छा, एक एंगल जो है वो ये है कि अगर फलस्तीन का मसला हल हो जाता, अगर जंग यूक्रेन की रुक जाती, अगर कश्मीर का पाकिस्तान इंडिया की जो जंग बंद कराई है वो मसला नहीं है, वो इस काबिल नहीं है काम कि नोबेल दिया जाए। नोबेल के लिए उनको मसला कश्मीर का हल कराना था, क्या वो करा लिया? नहीं। आखिरी आपको एक बात बताऊं जो कि बहुत सारे लोगों को वो मिस कर रहे हैं, कि इसमें एक सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है। अच्छा। एक जातियात भी होती है, और वो जातियात बताता हूं आपको। ये जब आए थे, बल्कि अपने इलेक्शनियरिंग में ही इन्होंने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड या तो खरीद लूंगा या कब्जा कर लूंगा, मैं उसको किसी तरीके से ले लूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे तो वो फेवरेट प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले साल का इनका नोबेल प्राइज अमन इनको मिले, और उस वक्त तक कश्मीर और फलस्तीन का वाकया तक ये हल कर। ठीक बात है। जी हिलारी साहब, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम? देखिए, ये जो पूरा नोबेल प्राइज़ है ये इतना डिवैल्यू हो गया है, और ये नॉर्वेजियंस जो हैं ये इतने अमेरिकनों से इनका बात मानते हैं कि ये तो अब डिग्रेड हो गया है। अच्छा। ओबामा को इन्होंने दे दिया था, 8 महीने बचे हुए आया हुआ था, उसको दे दिया कि तुमने एक न्यू स्टार्ट किया है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और तुमने विड्रॉ किया ट्रूप्स इराक से। ओए, तुम लोगों को पता नहीं है कि अमेरिकन ने क्यों भेजा ट्रूप्स इराक के अंदर? पहले विड्रॉल की बात कर रहे हो, वो भेजा क्यों उनको? झूठ पे, बिकॉज दे लाइड एंड दे किल्ड 1 मिलियन पीपल। तुम झूठ पे भेजते हो और फिर कहते हो नोबेल प्राइज दो, ये विड्रॉ कर रहा है ट्रूप्स को। ये किस किस्म के लोग हैं? और तुम्हारे के वो खुद अगर उठ के कहता कि ये झूठ था, मैं निकाल रहा हूं, तो फिर ठीक है, मगर तुम उसको प्राइज दे रहे हो फॉर डूइंग व्हाट, फॉर राइटिंग 1 मिलियन लोग मारे गए इराकीज। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब इसके बाद पीस प्राइज जब ओबामा को मिला ना, उन्होंने कहा भाई इसका झटका, इतना झटका मिला पीस प्राइज को, इट इज नाउ वर्थलेस। और आने के साथ ये 6 महीने नहीं हुए कि इसको देने लगे। ये आदमी जो एक जेनोसाइड फैसिलिटेटर है, भाई तुम नोबेल पीस प्राइज नाउ तो वॉर मांगर्स और फैसिलिटेटर्स को दे रहे हो, जो लोग झूठ बोल के 1 मिलियन लोगों के मारने का बहाना निकालते हैं।
कौन से 8 जंग हैं? मुझे तो यार, मैं तो नहीं बता सकता आपको 8 जंग कौन से हैं जो इस आदमी ने रोका, और ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो मुझे मैप पे भी मुझे पता नहीं वो हैं किधर। और एज फॉर इंडिया पाकिस्तान, इस जंग को किसने बताया? मैं आपको बताता हूं, इस जंग को न्यूक्लियर वेपन ने बचाया। अगर आप वाकई एक प्राइज देना चाहते हैं कि ये जंग इंडिया पाकिस्तान का, ये वर्ल्ड न्यूक्लियर क्यों नहीं हुआ, तो एक न्यूक्लियर वेपन का एक कटआउट बनाए, रॉकेट बनाए और उसके रखें और उसके सामने ये पीस प्राइज रख दें। ये है जो जंग बचाया है, और कोई नहीं बचाया। इंटरेस्टिंग। मीर साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होने वाला है। सवाल जी, जो नजम साकिब साहब ने बात की है, इनकी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक है। जो प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि अगले साल इनको मिलेगा, जिस तरह इन्होंने वो पाकिस्तान का प्रेडिक्ट किया था एशिया कप के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है नजम साकिब साहब, प्लीज सवालात आज के। जी शुक्रिया रामीन। एक जरूरी सवाल है और एक गैर जरूरी सवाल है। पहले जरूरी सवाल, नायब वजीर आजम साहब ने सैलाब से हुए नुकसानात के बावजूद मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अच्छा, जरूरी सवाल ये है कि मईशत की बहाली के लिए क्या सिर्फ इत्मीनान का इजहार कर देना काफी होता है या कुछ काम भी करना पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जरूरी सवाल जी, सड़कें बनती हैं, नई हुकूमत आती है, पुरानी सड़कें तोड़कर नई सड़कें बना ली जाती है। ठीक है। सड़कें टूटती हैं, सड़कें बनती हैं, और कुछ नहीं तो कुछ लोग सड़कों को गली मोहल्लों के थड़े समझकर आकर यहाँ बैठ जाते हैं। गैर जरूरी सवाल ये है कि सड़कों की ये लोगों की ये सड़क दुश्मनी आखिर कब तक जारी रहेगी? इंटरेस्टिंग। नाज़रीन सवालात आपके लिए छोड़ रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।